हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा और आज हम बात करेंगे सुकरात यानी सोक्रेट के बारे में। जो सुकरात थे वो इतिहास के महानतम पुरुषों में शामिल थे और उनका जन्म 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। सुकरात जो थे उन्होंने अपने जीवन में सैनिक के रूप में भी सेवाएं दी थी और इन्होंने डेलियम के युद्ध में एक वीर सैनिक की भांति ये लड़े थे। जब सुकरात 65 वर्ष के थे तब वे एथेंस की परिषद के सदस्य भी चुने गए और जब सुकरात 70 वर्ष के हुए तब एथेंस के न्यायालय में उन पर मुकदमा चला और उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने नए देवताओं की स्थापना की है और जो पुराने देवता हैं उनमें विश्वास प्रकट कम किया है और जो युवा वर्ग है उसे विचलित किया है और उन पर कानून के विरुद्ध कार्य करने का आरोप भी लगा, जिसके कारण उन्हें विषपान की सज़ा दी गई। जब वे एथेंस की जेल में थे तब उस समय उनके जो साथी थे उन्होंने उनसे वहाँ भाग जाने के लिए भी कहा, लेकिन सुकरात ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यह सही है कि कानून ने मुझे हानि पहुंचाई है, लेकिन मैं केवल एक व्यक्ति हूं और इस दंड का प्रभाव केवल मुझ पर ही पड़ा है। अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो कानून और एथेंस दोनों को हानि पहुंचाऊंगा। सुकरात ऐसा करके यह बात दर्शाना चाहते थे कि जो राजनीतिक सत्ता होती है और जो मृत्यु होती है वो दोनों एक ही वस्तु होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है और जो मृत्यु होती है वह स्वीकार करने योग्य होती है और कुछ कंडीशंस में जो मरना होता है वो जीने से अधिक श्रेष्ठ होता है। जब सुकरात ने अपने जीवन का उद्देश्य लोगों की जो अज्ञानता थी उसकी बुराई को दूर करना ही बना लिया था। सुकरात जो था वो प्लेटो का गुरु और मार्गदर्शन के रूप में विख्यात है। प्लेटो ने सुकरात को अपने जो ग्रंथ है, अपनी रचनाएं हैं, उनमें मुख्य वक्ता के रूप में पेश किया है और जिसमें वह सुकरात क्या करता है कि जब पहले चर्चा आरंभ करता है, फिर प्रश्न उठाता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। तो इस प्रकार से वह द्वंद्वात्मक पद्धति डायलैक्टिक मेथड का यूज़ करता है। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सुकरात ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। जो सुकरात के विचार हैं वो हमें जेनोफोन, एरिस्टोफेनस और प्लेटो इनके ग्रंथों में ही मिलते हैं और जो प्रामाणिक रूप से हमें इनके विचार मिलते हैं वो प्लेटो के ग्रंथों में ही मिलते हैं। इसीलिए प्लेटो को इनके प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। जो प्लेटो थे उन्हें राजनीति दर्शन का जनक भी कहा गया है और चिंतन मूलक आचार शास्त्र का संस्थापक भी ने माना जाता है। जो इनके द्वारा मेथड यूज़ लिया जाता था उन्हें सुकराती पद्धति भी कहा जाता है। उस सुकरात ने दर्शन जो शास्त्र है उसकी जो व्याख्या की है वो एक नए ढंग से पेश की है, क्योंकि सुकरात से पहले काफ़ी दार्शनिक हो चुके थे, जैसे कि थेल्स, हेराक्लिटस, पारमेनिडेस, जिनोपिथागोरस, एम्पिटोक्लीज आदि। इन लोगों के अनुसार क्या था कि इन लोगों ने बाहरी भौतिक वस्तुओं की व्याख्या की थी, लेकिन सुकरात हमेशा इन बातों पर फोकस देते थे कि मतलब कि उनके दर्शन का विषय हमेशा ये होता था कि मनुष्य क्या है और वह कैसे श्रेष्ठ हो सकता है और वह स्वयं का क्या अर्थ है और सम्मान, सद्गुण, नैतिकता आदि का क्या अर्थ है और पदार्थों का क्या उद्देश्य है और आदर्श राज्य की कसौटी क्या है। तो इस प्रकार से सुकरात के दर्शन के जो एक कुछ विषय थे होते थे। जो सुकरात से पहले के जो दार्शनिक थे वो हमेशा प्रकृति की बाहरी भौतिक वस्तुओं की व्याख्या करते थे, जबकि सुकरात जो थे हमेशा मानव के नैतिकता, राजनीति और सद्गुण इन पर फोकस किया करते थे। सुकरात जो थे वो हमेशा यह दर्शाते थे कि
ये पदार्थों का क्या उद्देश्य होता है। और जो दार्शनिक थे, जो सोफिस्टों से पहले के दार्शनिक थे, उन्होंने अपने आप को एक लिमिट एरिया में रखा था, जबकि जो सुकरात हैं उन्होंने अपने आप को एक सीमा से क्रॉस करके, मतलब लांघ कर, एक जो नया दर्शन है उसकी व्याख्या की थी। अब देखते हैं हम सुकरात की चिंतन प्रणाली, सुकरात की जो थ्योरीज़ है वो जिनका प्लेटो पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। तो उसमें पहला आता है तर्क विद्या का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ डायलैक्टिक, जिसमें सुकरात क्या कहता है कि हमें प्रकृति का ज्ञान जो प्राप्त करना है तो उसके लिए केवल वस्तुओं का जो इन्वेस्टिगेशन है, निरीक्षण है, वो ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें वाद विवाद, डिबेट, वार्तालाप और तर्क विद्या की आवश्यकता है। और जो ज्ञान प्राप्ति है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या कहते हैं, सुकरात की जो है ना, तर्क का आरंभ जो होता है वो किसी एक हाइपोथेसिस से किया जाता है। कि मतलब जैसे हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में पहले अपने माइंड में एक आइडिया बना लेते हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा सोच लेते हैं कि हाँ वो कैसा क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो फिर उस पर जो है क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और फिर उस पर बहुत बड़े लेवल से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इस दिशा में जो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय हम प्लेटो व एरिस्टोटल को दिया जाता है। फिर आता है प्रयोजन मूलक व्याख्या, टेलीलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जिसमें सुकरात क्या कहता है कि जो मनुष्य के कार्य हैं वो किसी भी लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय या साध्य से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए सुकरात को जब मृत्युदंड दे दिया गया था तब वह वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वहीं पर रहकर उस दंड को भोगना उचित समझा। तो इस कार्रवाई की जो व्याख्या है हम उसके ध्येय के संदर्भ में कर सकते हैं। इसमें वह बताना चाहता था हमें, वह जो सुकरात था वह यह बताना चाहता था कि कानूनों का पालन करना ही नागरिक का कर्तव्य है। आगे आता है दो ज्ञान का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ टू नॉलेज। इसमें सुकरात कहता है कि मनुष्य में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है ब्रह्मा ज्ञान, दूसरा होता है आंतरिक ज्ञान। जो बाहरी ज्ञान होता है वो दिखावटी ज्ञान होता है और जिसे इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं। और यह जो हमारे बॉडी में 5 इंद्रियाँ होती हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी जो स्किन होती है वो कहते हैं कि जो इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान लिया गया है वो केवल एक मत होता है, जिसका कोई वो आधार नहीं होता। और ये बात करें सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू हिज नॉलेज। तो इसमें सुकरात क्या कहता है कि वास्तविक जो ज्ञान है वो ही सद्गुण का पर्याय है और जो अज्ञान है वो पाप है। मनुष्य को जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह अज्ञान की ओर नहीं जाता है। इसीलिए सुकरात कहता है कि मनुष्य को सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उससे प्रेरित होकर उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। फिर आगे आता है आकृति सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। सुकरात जो था वो ज्यामिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने सत्य को प्राप्त करने के लिए ज्यामिति का प्रयोग भी किया है। जैसे कि वह कहता था कि हम ज्यामिति में कोई त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मोटाई या चौड़ाई रह जाती है। जो शुद्ध आकृति होती है वो हम कभी नहीं खींच पाते। तो इसी प्रकार से जैसे त्रिभुज की आकृति अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार से नगर राज्य अपूर्ण होते हुए भी एक पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए विज्ञान के अंतर्गत
हम जिन वस्तुओं की जानकारी चाहते हैं वे अधिकांश वे आकृतियाँ मात्र होती है और इसीलिए हमें ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से हमें आकृति का विकृत प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। विकृत मतलब टेढ़ा मेढ़ा, एग्जैक्ट हमें प्राप्त नहीं होता। और एग्जैक्ट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तर्क विद्या और प्रयोजन मूलक जो थ्योरीज दी है सुकरात ने, उनका यूज़ करके जो इनके पीछे जो सत्य है उसका हम पता लगा सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो then do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.